बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने की कोशिशें कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात को भारत इस तरह हवा दे रहा है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह से ताल्लुकात जो हैं वो जो अमन की जो कोशिशें हैं, जो एक सुकून और एक अच्छी फ़िज़ा जो कायम होने जा रही है वो ख़राब हो। भारत सिर्फ इसी हवाले से नहीं, उसके अलावा भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आम शहरियों को निशाना बनाते हुए किस तरह जो है तंग किया जा रहा है और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको नाकाम करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सी पैक जो है वो भारत को बिल्कुल नहीं भा रहा है। उसकी एक वो चाहता है, भारत चाहता है किसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा किए जाएं कि सी पैक भी वो पाकिस्तान के हक में जो जा रहा है वो मत जाए। जैसा कि दुनिया जानती है कि सी पैक पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक गेम चेंजर की हैसियत रखता है और वो किसी तरह ये पाकिस्तान की जो तरक्की करने वाली सारी कोशिशें हैं इनको नाकाम करना चाहता है। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत किस तरह काम कर रहा है और पाकिस्तान को किस तरह इन सारी साजिशों से बचना है। अवाम की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हुक्मरानों की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और हमें किस तरह अवेयर रहने की ज़रूरत है, ये है हमारा आज का मौजू। और मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, आप एक तजज़ियाकार हैं और इस हवाले से आपसे ख़ुसूसी बात रहेगी। हमारे साथ हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को हवा दे रहा है और माजी और हाल की जो सूरत हाल है इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए हमें। देखिए फ़हीम, भारत का जो हमेशा से एक रवैया रहा है दहशतगर्दी बढ़ाने की तरफ, हम देखते हैं अब तक देखें बात सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक हो रही थी, कोई शवाहिद ठोस नहीं थे। इस दफ़ा शायद अल्लाह की मदद हमारे साथ ये हुई है कि हमें शवाहिद मिले हैं, हमारे पास हैं शवाहिद। आप पीसी गवादर ले लें, आप बलूचिस्तान, आप APS ले लें, तमाम वाक़यात आप ले लें, ये सारे इनका बैक एंड जाके भारत के पास ही मिलता है। अच्छा, इसके रद्द अमल में मैं तो कहती हूँ कि अब तक पता नहीं FATF ने भारत को ग्रे क्या ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया हुआ। 40 बैंक्स उसके मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। भारत की अपनी स्टेट्स 17 स्टेट्स में उसकी दहशतगर्दी वहाँ तक हो रही है, वहाँ के लोगों को भी ऑप्रेस किया हुआ है। कश्मीर हमारे सामने है। तो अब चाहिए कि जितने भी ये मॉनेटरी इदारे भी हैं दुनिया जहान के इंटरनेशनली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ जो है, जस्टिस है, उसे भी चाहिए कि भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इट्स अबाउट टाइम, आई वुड से। आपको पता है कि अगस्त 2019 से लेके अभी तक भारतीय फौजियों ने कश्मीर में तकरीबन 261 कश्मीरियों को शहीद किया, ठीक है। और एक अरसे से वो लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, फिर जितने भी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके साथ जो एक नारवा सलूक किया जा रहा है, फिर पड़ोस में देखा जाए तो कोई भी उनसे खुश नहीं है। वो हर जगह अपना अपना जो है वो एक मनफी रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये इन कोशिशों को हमें ज़रूरत है कि मीडिया के ज़रिए दुनिया के सामने लाया जाए और बताया जाए कि भारत ये किरदार अदा कर रहा है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि और कौन कौन से मीडियम हैं जो भारत यूज़ करता है पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने के लिए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं भारत के मनफी किरदार के हवाले से कि वो किस तरह खित्ते में अमन जो है उसको ख़राब करने के लिए कोशिश है।
और इसके साथ साथ और कौन कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिसमें भारत जो है अपना मनफी किरदार अदा कर रहा है, इस तरह के बहुत सारे सवालात आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमारे साथ उफक मुजाहिद बलोच साहिबा मौजूद हैं। वक्फे से पहले भी हम इनसे बात कर रहे थे। उफक साहिबा, जिस तरह भारत अपने सारे पड़ोसियों के लिए एक बहुत ही कोई तकलीफ देने वाला पड़ोसी बना हुआ है, उससे जितने भी ममालिक हैं वो तंग हैं, वो चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या और जो भी उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज लगते हैं, वो सब के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक मनफी किरदार ही अपना अदा कर रहा है। इस भारत के इस किरदार के हवाले से बताइए, और पाकिस्तान में जो खसूसी तौर पे वो पूरी कोशिश में है कि किसी तरह जो अमन पाकिस्तान कायम करता जा रहा है और मतलब दहशतगर्दी के वाकयात को काबू करता जा रहा है, तो इस अमन को भी खराब करने के लिए जो वो कोशिशें कर रहा है, उसके लिए कौन कौन से मीडियम्स हैं वो यूज कर रहा है, जरा इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ आपने जिक्र किया कि भारत में दहशतगर्दी और उसके सारे हमसाए उससे बहुत तंग हैं, तो इसकी मिसाल है कि श्रीलंका में श्रीलंका भी तंग है, उसमें भी भारत ने बड़ी दहशतगर्दी की कोशिशें करवाई। फिर हमारे पास जी आता है ईरान और अफगानिस्तान, उसके पड़ोसी हैं, वहाँ भी एक पाकिस्तान को लेके एक अनरेस्ट है वहाँ पे सिचुएशन। चाइना है, चाइना को भी भारत ने नाराज किया हुआ है। अच्छा जी, अफगानिस्तान और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा है, वो भारत ने हब बना दिया था दहशतगर्दी का, और अभी भी वहाँ जैसे जिक्र हुआ कि 40 ठिकाने जो हैं, कैंप्स हैं, वो बरामद हुए। अब इसके लिए अच्छी पेशरफ्त ये हो रही है कि अगले हफ्ते पीएम साहब जो हैं हमारे, वो विजिट करें अफगानिस्तान का, उधर पीस प्रोसेस की, और अफगानिस्तान के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे गुफ्तगू होगी, इस मामले में अच्छी की जाएगी। अच्छा, जहाँ तक मीडियम की बात है, हम अपने जेल्स में देखें, कराची के या दीगर बड़े सूबों के भी, हमारे जेल्स के अंदर कुछ पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स भी एक्टिव रहे हैं। वो भी भारत की तरफ से जो ऑपरेशन के थ्रू हमने ख़त्म करवा दिए थे, अब वापस उन्हें मुनज़्ज़म करवाया जा रहा है भारत की तरफ से। पूरी कोशिशें हैं, क्योंकि भारत जब देख रहा है कि हम एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छी राह पे जा रहे हैं, तो अब एक और ऑपरेशन मुतवक्के हो सकता है। अच्छा जी, क्योंकि इतनी मुश्किलों से हमारे इदारों ने, हमारी स्टेट ने, इनफैक्ट हुकूमत के साथ मिलके जो काम करवाया था, उससे भारत को तकलीफ बिल्कुल हुई है। और अब ये जो मीडियम की जहाँ तक आपने बात की, ये तो हो गया एक टैंजिबल फिजिकल मीडियम हो गया कि अफरा तफरी उसने करवाई। और फिर हमें हाल ही में धमाके जो हुए, ब्लास्ट हुए हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में। अब मीडियम की जहाँ तक बात है, देखिए भारत जिस तरह अपना नैरेटिव आगे करता है, नेटफ्लिक्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, उस अपने बयानिए को आगे दुनिया तक पहुँचाना, और काफ़ी हद तक अफसोस के साथ वो एक अपना फॉल्स नैरेटिव में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए खुशाइन चीज़ ये है कि हमारी तरफ से भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, ISPR की तरफ से भी ऐसी मूवीज़ बन भी रही हैं और बन भी चुकी हैं, और ऐसी मज़ीद मूवीज़ की तरफ हमारा, या ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ हमारा फोकस अब ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, अवाम को जो भारत का जो असल चेहरा है, सिर्फ अवाम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत है। जिस तरह नेटफ्लिक्स पे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है या जो भी और इस तरह की जो मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये मूवीज और सीजन्स वगैरह लोग देखते हैं, वो कई जुबानों में जो है उसका तर्जुमा होता है, पूरी दुनिया में बताया जाता है। जिस तरह अभी काफ़ी मशहूर कुछ एक दो इनके ड्रामाज थे, उसमें डायरेक्टली बलूचिस्तान को इन्होंने वो एक ऐसी जगह दिखाने की कोशिश की जहाँ पे दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात हैं, या कुछ ऐसी एक पिक्चर जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पे बिल्कुल अमन नहीं है, ये ठीक लोग नहीं है, आर्मी जुल्म कर रही है, या कुछ भी इस किस्म की पिक्चर जो है वो दिखा के अपना एक प्रोपेगेंडा जो है वो पूरी दुनिया में लेके आ रहे होते हैं। और हम इस हवाले से मेरा ख्याल है थोड़ा सा पीछे हैं, हम सास बहू से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। सिर्फ चंद एक फिल्में हैं ISPR वगैरह, ISPR जिनको सपोर्ट करता है, उसमें भी हमारी फिल्म को अरबों लोग नहीं देखते हैं या करोड़ों लोग नहीं देखते हैं, हमारी फिल्म भी कम लोगों में देखी जाती है। तो इस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, जो किसी भी मुल्क का मीडिया है उसकी पहुंच मैसेज तक ज़्यादा होती है। क्या पता न्यूज़ सिर्फ 30% लोग देखते हों, हर कोई ना देखता हो, लेकिन मूवीज़ और ड्रामाज ऐसी चीज़ हैं जो हर
उम्र के या हर फैमिली में हर कोई एक कॉमन इंसान देखता है, उस तक उसकी रसाई हो जाती है। तो इस मामले जैसे आपने कहा कि ये बन तो रही हैं, लेकिन इनकी तशहीर पे भी काम करना है। इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अब नेटफ्लिक्स है, हमारे पास स्टार्स प्ले की तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनकी मार्केटिंग सही नहीं हो रही। तो हमारा मसला शायद प्रोजेक्ट्स बनाने का नहीं, उनको मार्केट करने का ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ तक फिर यही वाली जो सारी मसले मसाइल हैं कि उन मीडियम्स तक जो है, अब आप मीडियम की बात करते हैं तो न्यूज़ में जब जिस तरह की हम खबरें दिखाते हैं कि कोई नेगेटिव अगर किसी का बयान आ गया है, किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन का भी, उसको हम इतनी हवा दे देते हैं नेगेटिव चीज़ को कि हम भारत को या मुल्क दुश्मन अनासर को एक टॉपिक पकड़ा देते हैं, उन्हें एक मौका दे देते हैं कि उसको रेफरेंस पॉइंट बना के उसको हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं। तो हमारे मीडिया को भी ज़रा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ हो, कि किस बात को कितना आगे करना है। कहीं हम अपने दुश्मन को कुछ वो तो मौका तो नहीं पकड़ा रहे। मगर उफक, जैसे आप कह रही हैं कि मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो सियासी रहनुमा हैं हमारे, इनको भी बयानबाजी से पहले कुछ जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए? ठीक है, किसी एक पार्टी के कायद या किसी एक पार्टी के रहनुमा ये ज़रूर हो सकते हैं, मगर पाकिस्तानी भी तो हैं, ये पाकिस्तानी शहरी भी तो हैं। क्या पाकिस्तान की मतलब अपनी ही पीठ में छुरा घोंप सकते हैं क्या ये? तो इस तरह के बयानात से मेरा ख्याल है कि हमें इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए, ओवर द टाइम अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमारा अल्टीमेट जो विजन है वो पाकिस्तान की बका के लिए होना चाहिए। हम बीच में अफसोस के साथ शख्सियत परस्ती की तरफ भी गामजन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें बावर कराने के लिए बार बार हमारे साथ हमारी स्टेट है, हमारे इदारे हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हमें बार बार याद दिलानी चाहिए ऐसे अनासर को, ताकि हमें याद रहे कि कितनी मुश्किलों से हमें ये मुल्क मिला था। और अभी भी हमारे इदारे, वफाकी, सूबाई, हमारे जो ISPR कह लें, हमारी स्टेट कह लें, कितनी कोशिश कर रही है। अगर ये इदारे ना हो या हम सब मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम ना करें तो हमारा मुल्क कहाँ हो। जिस तरह से दूसरे मुस्लिम ममालिक का हाल हुआ है, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हाल हो। इसलिए हमें चाहिए कि एक पेज पे अपनी स्टेट का साथ दें हम। बिल्कुल सही है। इसी हवाले से मजीद हम बात करते रहेंगे। दोस्तों, एक छोटे से वक्फे का वक्त आन पहुंचा है, तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। और न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं खिते में भारत के मनफी किरदार के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उफक मुजाहिद बलोच साहिबा। उफक साहिबा, बात करते हैं हम अपनी इस हुकूमत की कि जब ये गवर्नमेंट आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान के जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं, और उससे दोनों ममालिक के अवाम को मतलब बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते थे। मगर पाकिस्तान की हर दफ़ा की गई कोशिश को भारत ने मतलब अप्रिशिएट नहीं किया, और खुल के चीज़ सामने आ गई कि ये ताल्लुकात जो ख़राब हैं ये भारत की वजह से ही हैं। इस हवाले से आप क्या अपने ख्यालात रखती हैं? देखें, भारत जैसे कि जिक्र हुआ कि अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहने वाला जो मुल्क है, अब जिस तरह आपने बात की कि जब से हुकूमत आई है PTI की, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है करतारपुर राहदारी। उन्होंने इतना बड़ा हम लोगों ने एक कदम लिया, हमने राहदारी बनाई, और कितने सिख कम्युनिटी के लोगों की दुआएं दिल से हमें मिली। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत ने इस पे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ से उसकी इंटेंशंस जो हैं वो बहुत वाज़ेह हो गई। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, आलमी इदारों को देखना चाहिए कि भारत की जो कह लें कि रद्द अमल है या भारत की जो सॉरी टू से हरकतें हैं, उस पे फिर कोई अमल किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, या तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए या फिर कोई मीडिएशन का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, जैसे दुनिया जानती है कि भारत जो
कर रहा है, जैसे कश्मीर में कर रहा है या अपने मुल्क में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ जो उसका रवैया है, अपने पड़ोस में जो उसका रवैया है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि दुनिया से ये ढका छुपा है। वो सब ये सब कुछ जानने के बावजूद जो ऐसी आलमी ताकतें हैं वो अपना किरदार क्यों अदा नहीं करते हैं? क्या उसके पीछे इनके मफादात हैं और वो किस किस्म के मफादात हो सकते हैं? ज़रा इस बारे में रोशनी डालिए। देखिए, मफादात की जहाँ तक बात है, भारत की एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर ही भारत में हम सब गवाह हैं कि क्लास सिस्टम कितना स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहा है। वहाँ पे उन्होंने बाकायदा उनकी रिलीजियस कास्ट भी बनी हुई है कि फलानी कास्ट जो है वो इधर नहीं बैठ सकती, इस तरह के जो मामला। अब मैं शायद ये कहूँगी कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आलमी इदारे या ममालिक जो हैं उससे तंग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। तो इस हवाले से फिर हमें चाहिए कि हम अपना प्लान ऑफ एक्शन या हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको मज़ीद बेहतर करें। नो डाउट कि हमारे इदारे, हमारे जो पूरा मिल के एक सिस्टम चल रहा है उसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन हमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हमारे सूबाई वफाकी इदारों की कोऑर्डिनेशन और हमारा जो सिविल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है इदारों की, जो रिलेशन है जिस पे बहुत काम भी किया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया जा रहा है। उसके बावजूद बहुत काम होने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, और काम हो रहा है। मैं आपको यकीन दहानी से बता सकती हूँ कि सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप पे, दोनों इदारों पे, इनकी कोऑर्डिनेशन पे अभी काम बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो दी जा रही है और काम बड़े अच्छे तरीके से उस पे आगे हो जा रहा है। तो अगर एक दफ़ा में ये चीज़ हो जाती है स्ट्रॉन्ग, जिस दिन हम लोग इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारी कोऑर्डिनेशन नेक्टा के हवाले से या जो भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन होती है हमारे इदारों को आपस में मिल जाती है, उस दिन शायद हमें भारत का कोई डर तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन मसला हमें इसको टैकल करने में नहीं रहेगा मजीद। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि जो एटमी जंग है वो दोनों के लिए खुदकुशी है। तो दोनों ममालिक इस चीज़ को समझते हैं कि हमें जो एटमी हथियार है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। भारत का जंग का जो एक जुनून है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने बाकायदा इनकी फेंटी लगाई है, ठीक है, और उसके बाद जो पाक फौज और कश्मीर की तरफ से जो मुजाहिदीन हैं उनकी तरफ से भी बुरा हाल है। उसके बावजूद ये मतलब एक जो जंग वाला और ये सारा जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर रहे हैं और वो इसी तरह की सूरत हाल को वो जारी रखना चाहते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल, आखिर कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि जिससे हालात बेहतरी की तरफ आ सकें, क्योंकि ये मामला सिर्फ मतलब एक मुल्क का नहीं है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे इंसानों का है। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा होता है हर आए दिन, उनकी भी आखिर फैमिलीज हैं। इस हवाले से हमें किस तरह काम करने की ज़रूरत है? देखिए, भारत की तरफ से जहाँ तक एटमी जंग की बात आपने कही है, तो अब तक भारत की तरफ से एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जो खुफिया वॉर हम कहते हैं, खुफिया किस्म की। और जहाँ तक बात है कि भारत हम देखते हैं इवन रिसेंटली भी कि भारत ने हमेशा वॉर हिस्टेरिया ही क्रिएट करके रखा है, एक टेरर बना के रखा है वॉर का, और भारत कभी भी एटमी जंग की पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल दूसरी जंग की पोजीशन में नहीं है, वो बिल्कुल किसी जंग की पोजीशन में नहीं है, बट क्योंकि वो शायद माइंड गेम्स प्ले करना चाहते हैं, तो आई वुड ओनली लेबल इट एज अ प्रॉक्सी वॉर एंड वॉर हिस्टेरिया, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा कि अब तो हमें ऐसे वाज़ेह शवाहिद भी मिल गए हैं कि जिससे ये चीज़ साबित होती है कि देखें किस तरह पाकिस्तान में भारत जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात को फ़रोग़ दे रहा है, और वो ये बहुत अच्छा हो गया, अब क्लियर हो गया, अब दुनिया को हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। पहले पता सबको था, मगर इस तरह के प्रूफ्स नहीं थे। प्रूफ्स थे वो इनके लोग जो पकड़े हमने बार बार, जो हर इस तरह बहुत सारे प्रूफ्स थे, मगर इस तरह का वाज़ेह सबूत जो है वो हमें अभी तक नहीं मिला था, तो वो सामने आया। अब कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई ना कोई यहाँ रहने वाला गद्दार भी होता है। किसी भी मुल्क में अगर आप दहशतगर्दी या कोई इस तरह कोई वाक़या करवाना चाहते हैं तो वहाँ के लोग भी तो इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को क्या पॉलिसीज़ जो है बनानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि मुल्क के अंदर भी कुछ मैलिशियस एलिमेंट्स होते हैं रहने वाले, जो
फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो बिक चुके होते हैं। जो बिक चुके होते हैं। बेशक ऐसा होता है, जिनका मैंने जिक्र किया कि कुछ मखसूस पार्टियों के मिलिटेंट विंग्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, जिनका ताल्लुक बाहर दूसरे ममालिक से भी जाके जुड़ता है, जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिनका खात्मा कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि जब एक दफ़ा अमन प्रिवेल हो गया, वो मिलिटेंट विंग्स वापस से यहाँ पे एक्टिव हुए हमारी जेलों के अंदर, हमारे कुछ इलाकों के अंदर। एंड वी नेवर नो कि चलते फिरते हम जब रोड पे भी जा रहे होते हैं कि कौन कौन उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, कहाँ कहाँ से रेकी हो रही होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो कि शायद अनकरीब एक हमारे इदारों की तरफ से ऑपरेशन शायद हो भी। यानी कि मुकम्मल तौर पे ये इस तरह के जितने भी लोग हैं उनका सफाया करने के लिए हो भी गया था, हो भी गया और अब दोबारा करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। लो जी, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं पे कि किस तरह हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है और भारत की इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमें क्या करना है। फ़िरका वाराना जो फसादात हैं वो भी यहाँ पे फैलाए जा रहे हैं और उसके लिए भी भारत अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, हम लोगों ने क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। और आज हम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं भारत के मनफी किरदार के हवाले से कि वो किस तरह खित्ते में अमन को ख़राब करने की कोशिशें कर रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा, जिनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी। एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे एक अहम शख्सियत मौजूद है, दफाई तजियाकार हैं आप, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम अब्बास साहब, आप ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। आप खुद इतनी तैयारी करके आते हैं या पहले से आपके जनरल नॉलेज होता है, रियली इम्प्रेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा करार साहब, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले, हमने बात की इस हवाले से कि नई हुकूमत ने कोशिशें भी की कि ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सके, मगर भारत जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता है। और अभी वक्फे में जाने से पहले हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात की कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी से हम आए दिन खबरें सुनते हैं कि जो मासूम शहरी हैं वो निशाना बने और इतने लोग जान से चले गए। तो ये वाकयात कैसे कम हो सकते हैं? और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब वो खिलाफ वर्जी करता है भारत, तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करता है, तो क्या इंडिया में भी इसी तरह मासूम शहरी नुकसान उठाते हैं? जरा इस हवाले से तफसील से बताइएगा सर। फ़हीम अब्बास साहब, सबसे पहले बात हुई कि आपने कहा कि कम कैसे हो सकते हैं, तो इसमें सबसे अहम रोल अक़वाम मुत्तहिदा का है। उनके मुबस्सिर वहाँ पे मौजूद होते हैं या इस्लामाबाद में होते हैं, वो जाकर रिपोर्ट देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह अमल होना चाहिए उन रिपोर्टों पे होता नहीं है। सही। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या वहाँ भी मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाता है इंडिया की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों को अपना भाई समझता है, मुसलमान भाइयों के अलावा इवन के जो हिंदुस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में हिंदू हैं उनको भी इंसानी हकूक की बिना पर और जिनेवा कन्वेंशन के तहत पूरे तहफ़्फ़ुज़ देता है और पूरी कोशिश होती है कि सिविलियंस को निशाना न बनाया जाए। जब भी उनकी तरफ से ऐसे छेड़छाड़ भी वो लोग खुद ही करते हैं, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कि जी हम कश्मीरियों को इतनी आसानी से आज़ादी नहीं लेने देंगे। उनका जो मकसद होता है पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ कश्मीरियों के मोरल को भी डाउन करना होता है, तो इसलिए वो अंधाधुंध फायर करते हैं, उनका तोपखाना फायर करता है जो सिविलियंस के घरों पे आते हैं, मार्टर के गोले उनके गिरते हैं, वो सिविलियंस के घरों पे आते हैं और सिविलियंस का नुकसान होता है। जबकि इसके जवाब में पाकिस्तान जो फायर करता है वो सिलेक्टेड टारगेट्स होते हैं, इंडियन फौजियों के बंकर होते हैं, मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह सिविलियंस का, निहत्ते लोगों का, मासूम शहरियों का कोई जानी या माली नुकसान ना। सही है, मगर सर बारहा ऐसे मुआहदे हो चुके हैं जिसमें इस बात को बहस में लाया जाता है कि हम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर नहीं करेंगे, तो उसके बावजूद ये खिलाफ वर्जी होती है, तो उन मुआहिदों की क्या अहमियत रह जाती है पीछे?
देखिए, मुआहदे तो कुछ अर्सा इफेक्टिव रहे भी हैं, लेकिन जब से ये मोदी की हुकूमत आई है तो इन्होंने तो हर किस्म के मुआहदे, क्या जितने वो इंसानी कानून होते हैं, इंसानी एहसासात होते हैं, उन सब को पसे पुष्ट डाल दिया। हमें क्या, वो तो अपनी मुसलमान आबादी को टारगेट कर रहे हैं, अपने क्रिश्चियन आबादी को। इंडिया के अंदर उन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ है, बुद्धों का उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। तो वो तो तमाम के तमाम जो इखलाकी अक़दार होते हैं, इंसानी हकूक़ के जो लोग हैं, उनको भी चाहिए कि शोर मचाएं और दुनिया को एहसास दिलाएं, क्योंकि उन्होंने तो इंडिया के अंदर रहने वाले इकलियतों का जो है ना जीना हराम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो सर, ये जो आलमी ताकतें हैं, जो इंसानी हकूक़ की ठेकेदार तंजीमें हैं, ये अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं कि उनको भारत की ये सारी कार्रवाइयां नजर आती हैं तो वो क्यों चुप हो जाते हैं? कोई दूसरा कंट्री, अगर कोई छोटा मुल्क अगर ऐसा कोई काम करे तो फौरन उस पर पाबंदियां भी लग जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। असल में फ़हीम अब्बास साहब, ये जैसे दुनिया है अपने मफादात के लिए, बड़ी ताकतें हों, छोटी ताकतें हों, तमाम ममालिक जो होते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो जिन ममालिक में बड़ी बड़ी ताकतों का, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो लोग मेजर फंडिंग करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, तो बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा उन्होंने बनाया था और उसका जो मकसद उस वक्त जाहिर किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है, और वो सिर्फ उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है जो उसको फंडिंग करते हैं। अमेरिका हुआ, हमारे दूसरे ममालिक हो गए, इंडिया चूंकि बहुत बड़ी मार्केट है, उनके इंटरेस्ट हैं, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के साथ चाइना है और चाइना के साथ पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस्लामी ममालिक में जिसके पास अल्लाह ताला ने एटॉमिक पावर्स का एक समझे नेमत अल्लाह ताला ने दी है, ये नेमत है हमारे पास। और इस चीज को बहुत से लोग इंडिया समेत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तान के दिफा को कमजोर किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस खित्ते में पाकिस्तान को पैदा किया या पाकिस्तान बना है, बिल्कुल बहरा अरब के किनारे पे, ये पूरी दुनिया के तकरीबन सेंटर में है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, जो तजारत होती है यहाँ से गुजरती है। पूरा साल आपका समुंदर जो है वो ऑपरेटिव रहता है, जहाज यहाँ से गुजरते हैं। तो इंटरेस्ट एक तो तमाम सुपर पावर्स का, चाहे रूस हो, चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, वेस्ट हो, उनका मौजूद रहता है। और उस इंटरेस्ट की वजह से फिर तमाम ममालिक जो है, चूंकि इंडिया में उनका इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी मार्केट है और उनके बहुत से मकासद हैं। मिसाल के तौर पे मैं तो खुल के बात करूंगा कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना मजबूत हो, और इस वजह से अगर चाइना सी पैक कंप्लीट होता है तो चाइना बहुत मजबूत होता है, और उनके मुआशी जो हदफ होंगे चाइना के, वो पूरे वेस्ट से, अमेरिका से बहुत ऊपर चले जाएंगे। सही। और सर, ये जो अमेरिका में अभी जो नई हुकूमत आ रही है, क्या उससे भी हमारे खित्ते के हालात में कोई बेहतरी की तवक्को रखी जा सकती है? हाँ, मैं इसलिए ऐसे कहूँगा कि जो बाइडन, जो अभी हमारे उनके अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, वो थोड़े ट्रम्प से मुख्तलिफ इंसान है। अच्छा। और वो इस तरह के, ट्रम्प एक जज्बाती इंसान थे, और इवन के आज से कई साल पहले जब वो रेसलिंग कराया करते थे, वहां भी जब इनका रेसलर हार रहा होता था तो जाके अंपायर को मारना शुरू कर देते थे जी। तो उनका स्टाइल इसी किस्म का है, और बिल्कुल वो सोचते नहीं थे। इसी वजह से उनके, मेरे ख्याल हारने की वजह भी यही थी कि खुद अमेरिकन जो थे, उनका ख्याल था कि अमेरिकन को, जो वहाँ पे गोरे अमेरिकन हैं, उनको कालों के खिलाफ भड़का के, बाकी जो एशिया के लोग वहाँ जाके सेटल हुए हैं उनके खिलाफ भड़का के वो मेजॉरिटी का वोट ले लेंगे, और वो उसमें नहीं कामयाब हो सके। इंडिया की, अच्छा, उनकी पॉलिसी में जो है ना तसलसल भी नहीं था। एक दिन वो इंडिया की मजम्मत कर देते थे, अगले दिन उसकी तारीफ कर देते थे। जी जी। तो उसकी वजह से उनके अपने फॉरेन ऑफिस वाले, पेंटागन वाले, वो परेशान होते थे कि भाई ये पॉलिसी चलेगी कैसे। तो जो बाइडन, मेरे ख्याल में जो बाइडन जो है वो उनसे समझदार इंसान है, और होपफुली वो कुछ इंडिया को भी समझाएंगे, और मिडल ईस्ट में भी जिस रुख पे चल पड़े हैं हालात, प्रेशराइज करके, जैसे यूएई को, बाकी ममालिकों के, इसराइल के साथ मुआहदे करें। मेरा ख्याल है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। ज्यादा मिडल ईस्ट में चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि वहां भी यहूदी लॉबी जो है अमेरिका में, उनका कंट्रोल तो होता है उनकी फॉरेन पॉलिसी पे। सही। सर, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा सर, आपसे हम इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे सर आज के इस टॉपिक पे। उफक बलोच साहिबा, जिस तरह अभी सर ने भी कहा कि जो मिडिल ईस्ट में यहूदी लॉबी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, हमारी जो क़यादत है, लाइक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इन सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को लेके, और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं
उनके साथ जो है खित्ते के लिए क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? देखें, इसकी सबसे पहली मिसाल तो यही थी कि जो वज़ीर आज़म की तरफ से लास्ट ईयर जो एक यूएन में स्पीच दी गई थी, उस स्पीच का इतना इम्पैक्ट रहा था कि उसके बाद चीज़ें ज़रा तेज़ी हुई, स्पीड अप हुई थी। उसके बाद मैंने जैसे ज़िक्र किया कि वज़ीर आज़म का मुतवक्का है दौरा अफ़गानिस्तान की तरफ, क्योंकि अभी फोकल पॉइंट जो है दहशतगर्दी का अफ़गानिस्तान बना हुआ है। वज़ीर आज़म फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ की क़यादत से मीटिंग होगी और पीस प्रोसेस के हवाले से बातें की जाएंगी। तो वज़ीर आज़म की तरफ से तो ये कोशिशें जारी हैं, और जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी जो प्रेस रिलीज़ आई थी ISPR के साथ, तो इस तरह की काविशें जारी हैं। और आप देख लें कि वो अपनी जो डोमेन में वो जो उनका काम है वो तो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सारा बोझ या हम सारी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पे या किसी एक हुकूमत पे नहीं डाल सकते। बहैसियत कौम हमें भी उनके साथ शाना बशाना, अब हम इसमें हमारे इदारों का जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम हुकूमत से हट के अपनी फ़ौज के शाना बशाना भी तो खड़े हो ना, हम उनका सपोर्ट करें। हम तो ये सोच लेते हैं, तनकीद कर देते हैं, असेंबली में बैठ के कुछ भी बयानात दे के अपने घरों में जाके सो जाते हैं। मगर उफ़क़ आप ये भी तो देखें कि अब इस पार्टी की या इस हुकूमत की बात नहीं करते, तो जो पिछली हुकूमतें और वो पार्टियां जो हैं वो कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ बयानात जो हैं वो दे रही हैं, जिससे मतलब पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों को बातें करने का मौका मिल रहा है। तो ये कोई एक आम आदमी की बात नहीं, तो पढ़े लिखे लोग और मतलब अपनी अपनी जगहों पे वो सियासी रहनुमा हैं जो इस तरह की, जिनसे हम इस तरह के बयानात सुनते हैं तो वो हर्ट होते हैं हम सब। देखिए फ़हीम, बिल्कुल जिनकी तरफ से ये बातें होती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, वो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट तो बहुत करती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं बात यही आपसे कर रही थी कि हम या हमारे रहनुमा जो बड़े सियासी हैं जिनकी बातों का इम्पैक्ट है, वो तो बयान दे के अपने घरों में अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं और फिर पेट्रियोटिज्म के दावे हो जाते हैं इलेक्शन जब करीब आने लगते हैं। इनमें से या हम में से कोई एक दिन बॉर्डर पे गुजार के देख ले, हम शायद सर्वाइव भी कुछ घंटे भी ना सर्वाइव कर पाएंगे। तो जिस तरह से हमारे मुल्क को स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, हमें चाहिए कि हम इनके करीब जाके इनका एक दिन अगर देख लेना बॉर्डर पे, या इनकी पॉलिसीज सियाचिन की एग्जांपल से लेके आप अब तक LOC तक देख लें, जिस तरह से दिन रात हर फोरम पे, इंटेलेक्चुअल फोरम से लेके और सिफारती फोरम से लेके और जहाँ तक जंग की बात आ जाती है, ये लोग दिन रात इनको डिस्क्रेडिट जिस दिन हम करते रहेंगे, हमारा यही हाल होता रहेगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन साहब, आपसे बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं भारत के मनफी किरदार के हवाले से कि वो किस तरह खित्ते में अमन को ख़राब करने की कोशिशें जारी रखे हुए, इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मौजूद हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट सर, ग्रेट सर। अभी हाल ही में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो वजीर खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने तवज्जो दिलाई है इस जानिब के भारत किस तरह अपना एक मनफी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात को वो हवा दे रहा है। इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं? एक रिटायर्ड फौजी होने के नाते मैं वो जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहीम भाई, थैंक यू वेरी मच। नॉट ओनली कि मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरा ख्याल है मैं भी अब सारे पाकिस्तानी की तरह इंतहाई पाकिस्तानी हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो भी मेरी बात निकलेगी वो दिल से निकलेगी और वो पाकिस्तान के लिए निकलेगी। एक नेशनलिज्म का एक वो पिक्चर लिए मेरा ख्याल है सामने आना चाहिए। आप देखिए, इससे पहले भी आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। शाह महमूद कुरैशी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कभी आप DGI-SPR को सुना करते थे। एंड दिस वाज द ओकेजन कि जहाँ पर ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक डेवलपमेंट थी कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने होती हुई देखी
कि जिसके अंदर आप कह लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर आपके मौजूद हैं और फिर दूसरी तरफ उनके साथ DGISPR मौजूद है। अच्छा, हमें ये कुछ तो पता था कि इंडिया बहुत प्रॉब्लम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इस हद तक मतलब इन्वॉल्व है चीज़ों को ख़राब करने में, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने में, पाकिस्तान को एक लिहाज से आप कहें कि इकोनॉमिकली भी डिस्टर्ब करने में, आप उसको पोलिटिकल भी आप कह सकते हैं, और उसी के साथ फिर मजहबी तौर के ऊपर और फिर जो एलिमेंट्स टेररिस्ट हैं जिस तरह की, उनको एक लिहाज से वो नर्चर कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए ना, दहशतगर्दी की जंग पिछले 18-19 सालों के अंदर जो आपने लड़ी, उसको शिकस्त तो आपकी आवाम ने अपनी फौज की मदद से दी, और लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हम ब्लीड हुए, 75,000 से ज्यादा हमारी एक लिहाज से जानें चली गई हैं, वो मासूम लोग जिनका कोई कसूर एक्चुअली नहीं था, और ये अपने आप को कहता है इंडिया के ये बहुत बड़ी जमहूरियत है। शेम ऑन देम। इन सब का तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से आपने अपना ये ऑफेंसिव इनिशिएटिव इस वक्त आपकी हुकूमत ने लिया, आपकी मुसल्लह अफवाज ने लिया, और इंडिया के बारे में एक एक चीज इमेजिन करें, हम ये बात करते हैं ये डॉक्टर अल्लाह नजर की, मतलब उसको ANS को कहते हैं, और उसके बारे में जिस तरह बातें हुई, पैसों की जिस तरीके से डील हो रही है। अच्छा, फिर चाइनीज एम्बेसी के ऊपर, इसके बाद आप गवादर का जो PC है वहां पर एक लिहाज से अटैक करना। अच्छा, सो मच सो कैन यू इमेजिन कि मतलब हमारे मासूम बच्चों को जिस तरीके से, जिनको हमने पढ़ने भेजा था, फाइन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मे भी हमारा उसके अंदर फेलियर भी हो, लेकिन आप ही के अंदर हमारे अंदर के लोग मिले हुए थे उनके साथ, और ये सारे का सारा कंट्रोल कहाँ से हो रहा था? ये इंडियन जो काउंसलर जनरल वहां पर काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ के जो सेल्फ काम कर रहे थे, ये सारी की सारी प्लानिंग उधर हुई, और हमारे मासूम बच्चों को जिस तरीके से इन्होंने, मैं समझता हूँ कि शहीद किया है, अनबिलीवेबल। आप और देखें, और कैसे शैतान मुल्क है ये कि शाम को वो अफसोस का इजहार कर रहा था, और वो यही दे वर दी वन, क्योंकि अब तो अब सारे हर चीज तक पहुंचे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपका ये पड़ोसी मुल्क है, यानी 21 टेररिस्ट कैंप्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, 66 अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर आप ये बताएं, 30 लाख अफगान मुहाजिर भाई तो हमारे पास बैठे हुए हैं, तो भाई वो इतने जो ढेर सारे जो काउंसलर जनरल वहां पे इंडिया के काम कर रहे हैं, वो किस रोल में काम कर रहे हैं? नो, दैट इज टू बी सीन एंड दैट इज टू बी आस्क्ड। मैं आपसे बताऊं, सही। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमें किस तरह केयरफुल रहने की जरूरत है जब इंडिया अपनी सारी कार्रवाइयां घर बैठ के कर रहा है, और वो अपने मकसद में वो दहशतगर्दी का कोई भी वाकया यहाँ पे करवा के समझता है कि वो कामयाब हो गया है, तो जो लोग यहाँ से उनकी मदद कर रहे हैं, या जिन लोगों को फंडिंग मिल रही है, या जो लोग साबित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने क्या हिकमत अमली बनाई है, इस बारे में बात करनी है। एक वक्फा बीच में आ गया, जरा एक वक्फे से वापस आते हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं भारत की दहशतगर्दी के वाक़यात की कोशिशों के हवाले से, और पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने के हवाले से जो भारत का मनफी किरदार है वो आज अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस ला रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद साहब, असद महमूद साहब। अच्छा कल साहब, आपसे एक जो सवाल मैंने अभी वक्फे से पहले छोड़ा था कि वो लोग जो मददगार हैं, जो सहूलतकार हैं, या जिन लोगों तक फंडिंग पहुंच रही है, या जो वाकई गद्दार हैं, उनके लिए क्या कुछ ज्यादा सख्ती जो है वो होने वाली है, और क्या वो बच पाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह के दहशतगर्द है, आप देखें, आपने आर्मी की जो अदालतें थी वो लगाई टेररिस्ट कोर्ट से। अच्छा, आपने सैकड़ों दहशतगर्द जो थे उनको आपने सजाएं दी, इवन मौत की, उम्र कैद की, सारा कुछ था। अब उससे कि अब कवानीन के अंदर वो झोल आता था कि जब वो हायर कोर्ट्स में जाते थे तो वो सारे के सारे बरी हो जाते थे। तो व्हाट दैट, उसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना जो बुनियादी कवानीन का जो ढांचा है उसके अंदर आपको मेजर चेंज की जरूरत है। हमें इस वक्त देखें ना, जब दुनिया बदल रही है, जब हालात खराब हो रहे हैं, तो आपके अपने कवानीन को उनको सपोर्टिव होना चाहिए, और जिस तरीके से भी हो, अगर कोई शख्स गलती करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, करप्शन करता है, और उसी के साथ अगर टेररिज्म जैसा एक हीनियस क्राइम करता है, तो नेचुरली उसी के हिसाब से उसको सजाएं वो मिलनी चाहिए। अच्छा, फिर इसी तरीके से देखें, अगर फर्ज करें किसी शख्स को सजा मिलती है, उसके इतने दर्जे हैं जहां वो अपीलें होती हैं कि जब तक वो डिसीजन होता है तो
तो वन नेवर नो की सिचुएशन एक लिहाज से बनती है। तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो हमें इसका काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर ना हमारे मीडिया का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि रोल है, बहुत उसने रोल प्ले किया है लोगों के माइंड को चेंज करने में और ओपिनियन मेकिंग के अंदर। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अपने तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया और इवन पीटीवी है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हम इस वक्त वाकई बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। इट इज नॉट दैट वी आर जस्ट टॉकिंग फॉर द हैक ऑफ इट, जी नहीं वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है या हाइब्रिड वॉरफेयर है। यस, हम वाकई उसका एक लिहाज से शिकार हैं। आप अपनी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन देखें, पॉलिटिकली आप डिस्प्यूट देखें, आपकी जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि दुश्मनियों में बदलते एक लिहाज से जा रहे हैं। हम किस रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं? हमारी जितनी पॉलिटिकल हराइकी है, आप ये देखें, इतना सीरियस एक लिहाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी चीजें सामने आई। अदर देन आप समझते हैं हुकूमती पार्टी के, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक लिहाज से गवर्नमेंट के साथ नहीं, पाकिस्तान की स्टेट के साथ खड़ी हुई है कि हाँ इंडिया बड़ा गलत काम कर रहा है और हमारा एक नैरेटिव क्या होना चाहिए। उसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि शाम के हमारे जो 6 से लेके 12 बजे तक के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है जी, आप जरूर कवर करें इंटरनली जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई का भी जो इश्यू है। लेकिन देखें, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक लिहाज से इंडिया ने इस वक्त डाली हुई है। 75,000 से ज्यादा हम जाने दे चुके हैं और जो हकूकों सर वक्त थोड़ा सा कम है हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि कंप्लीट कीजिए ताकि आगे बढ़ सकें। तो जी बिल्कुल। तो मैं व्हाट आई से इज कि हमें इसके ऊपर मीडिया का बड़ा रोल है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का, और उससे भी हटके मैं समझता हूँ हमारे अवाम को किसी सूरत के अंदर भी ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये जो सोशल मीडिया का जिस तरीके से हम शिकार होते हैं, कोई चीज लिखी आती है, कोई पिक्चर आती है, यस वी डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दैट। हमें बिल्कुल सही होगा सर। आगे सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं हो सकी। जो अवाम है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आज के इस मौजू के हवाले से? देखिए, मेरा पैगाम ये है कि एक तो जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, इसमें मीडिया और हम सबका किरदार शामिल है कि हम अपना नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ एक पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट करें। दूसरी बात ये है कि देखें, जिस तरह कहा जाता है ना कि रियासत माँ होती है, तो हमारी रियासत वाकई में और इदारे हमें माँ की तरह ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इदारे या अफवाज हमारी ना हो या ये दिन रात कोशिश ना हो, तो हमारा हाल अल्लाह ना करे कुछ चंद जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका जो हाल हम देखते हैं। सिर्फ ये हमारे इदारे हैं, हमारी अफवाज हैं और हमारी हुब्बुल वतनी है, जिसकी बदौलत हम अपने घरों में इज्जत के साथ अपने मुल्क में बैठे हैं। तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उफ़क़ मुजाहिद बलोच, आप तशरीफ लाएं, और आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें आज के इस प्रोग्राम को देखा। अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल के रोज़ फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।